हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो? और आज है क्लास 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर की वीडियो नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। कल वाले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल किए, बेसिक न्यूमेरिकल भी किए, कुछ कंपटीशन के भी किए, जो बोर्ड में पूछे गए थे वो भी किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट है और ये सीरीज़ भी डिटेल्ड है। इसमें हम बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर जाएंगे। आज हम बात करेंगे कल जो हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। सबसे पहली एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कैसे करेक्ट हो सकती है तो समझो। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर द करेक्ट इक्वेशन dimensions of each term on LHS should be equal to RHS। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कैसे करेक्ट होगी? सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, सेकंड का एग्जांपल लेते हैं। हमने 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड इज इक्वल टू 8 सेकंड। ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप देखो, ये क्या है? ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? ये RHS है, राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन की हर टर्म के डायमेंशन इक्वल होंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन से। जैसे इस टर्म का डायमेंशन क्या है सर? इस टर्म का डायमेंशन t है, सेकंड का डायमेंशन t होता है। ये t इसके t के इक्वल है, इसका डायमेंशन भी t है। ये इसका डायमेंशन क्या है सर? इसका डायमेंशन भी t है। तो यही डेफिनेशन कहती है, फॉर द करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS शुड बी इक्वल टू RHS ऑफ द इक्वेशन। अब इस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स और सवाल कैसे आएंगे वो दो न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी डिटेल्ड न्यूमेरिकल ये जब आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी, मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद डिटेल न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, बोर्ड्स लेवल के भी और कंपटीशन लेवल के भी। फिलहाल समझो इस पर सवाल कैसे आएगा वो देखो। आपको ऐसे दिया जाएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 9th क्लास में है। अगर ये भी नहीं आती, ये इस इक्वेशन को भी आप नहीं जानते तो बड़े शर्म की बात है। s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन और u वेलोसिटी है। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ क्या ये इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है? तो हम चेक करेंगे। पहले हम लेते हैं बच्चों LHS, लेफ्ट हैंड साइड। हमने ली LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? S डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L। ठीक है। LHS में क्या कोई और टर्म है इस इक्वल टू से इधर? और कोई और टर्म नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके भाई RHS की तरफ। RHS में क्या है? RHS में पहला UT है, UT। U क्या है? U स्पीड है, U वेलोसिटी है। और वेलोसिटी डायमेंशन क्या है बच्चों? LT माइनस 1। और T क्या है? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या है? T। और ये +1 -1 कैंसल, तो इसकी डायमेंशन आ गई L। अब तक तो मामला सही चल रहा है। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इक्वल है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम चलते हैं बच्चों RHS में दूसरी तरफ। अब हाफ, मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। जिसको नहीं पता पिछले 2 लेक्चर देखो जाके, उसमें बताया है। अब बात करते हैं AT स्क्वायर की। A क्या है? A है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन है सर LT माइनस 2। और ये क्या है? ये सर T स्क्वायर। T स्क्वायर से T माइनस 2 कैंसल, इसकी डायमेंशन क्या आ गई? L। अब आप देख सकते हैं इसमें LHS डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो आप क्लियरली लिखेंगे कि यस, डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
RHS, so this equation is dimensionally correct. मैक्सिमम आपको सवाल इसी तरीके से आएंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे देगा, उसकी आपको डिटेल दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ ये इक्वेशन सही है या नहीं। एक और सवाल लेते हैं, इसमें कह रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन h इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s cos थीटा। पूछ रहा है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चीजें दी गई आपको, h हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चा बच्चा जानता है, r रेडियस है, रो डेंसिटी है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है और s है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आप सभी के लिए लिख दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ताकि आप इसका डायमेंशन निकाल सको। पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, पहले LHS को लो, उसके डायमेंशन देखो और फिर RHS को लो, क्या इन दोनों के डायमेंशन इक्वल हैं, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। पॉज करो, ट्राई करो। चलो आते हैं इधर सॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने सबसे पहले लिया LHS, सर ले लो LHS। LHS क्या है सर? LHS है हाइट, हाइट की डायमेंशन है क्या सर? हाइट की डायमेंशन होगी L। ठीक बात है सर, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब लेते हैं बच्चों हम RHS को। RHS में देखो आर रो जी, आर क्या है? रेडियस सर L। रो क्या है सर? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन L3। ठीक है सर। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन LT-2 या हाँ ठीक है LT-2 अपॉन सर 2s cos थीटा। cos थीटा क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, होगा क्या? s। S क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा सर? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपने बताया है फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स होता है सर MLT-2, लेंथ होती है सर L से L कट गया, ये बच गया MT-2। ठीक है बच्चों, तो नीचे क्या बच गया? MT-2। अब किस चीज से क्या क्या मर कट रहा है, उसको मार दो और काट दो। ये देखो, ये m से m उड़ गया, ये l से ये एक l उड़ गया, l स्क्वायर, ये l से ये l स्क्वायर उड़ गया, ऊपर क्या बच गया? या 1/L और इंटू T-2, और नीचे क्या बच गया? T-2। कुछ दिक्कत परेशानी? ये T-2 से T-2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया? 1/L। 1/L को क्या लिख सकता हूं मैं? L-1। तो मेरे लाल पीलो नीलो हरो, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS है L और RHS है L-1। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। बच्चों पहली एप्लीकेशन थी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, हमने 2 न्यूमेरिकल किए, डिटेल न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, फिलहाल आपको समझाने के लिए था। अब दूसरी एप्लीकेशन है, कहाँ ये डायमेंशनल एनालिसिस काम आता है, वो दूसरा है बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन यहां बचपन वाला दिमाग नहीं लगेगा, यहां थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को विकसित करना होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा यूनिट्स के बारे में जानेंगे। हमने आज तक 3 यूनिट्स पढ़े हैं, आप सभी का पता नहीं। सबसे पहली होती है MKS सिस्टम, दूसरा होता है बच्चों CGS, और तीसरा होता है FPS। ये जो MKS सिस्टम है यही SI सिस्टम है जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। क्या है MKS सिस्टम? समझो, MKS सिस्टम का मतलब है लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, वजन को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो आप देख सकते हो MKS। ये CGS क्या है? CGS है लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। आप देख सकते हो CGS।
ये है, लेंथ को मेजर करेंगे हम फीट में, वजन को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, FPS। तो ये आपकी 3 तरीके की यूनिट्स हैं, MKS, CGS, FPS। इसमें हम ज़्यादातर करेंगे जो कन्वर्जन करेंगे, MKS यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे CGS में, कभी CGS को हम करेंगे MKS में। तो आप बचपन से करते आ रहे हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर सर? 100 सेंटीमीटर। सर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? सर 1000 ग्राम। तो ये आप बचपन से करते आ रहे हो, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ मुश्किल आपको जो लगेगा स्टार्टिंग में वो एक फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला आप नोट कीजिए, अभी नोट कराते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y, T1 अपॉन T2 की पावर Z। अब ये क्या फॉर्मूला सर, क्या लिख दिया? इसको बस नहीं समझ आ रहा ना, अब इसको छोड़ दो, अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहला और सबसे इजी न्यूमेरिकल उठाते हैं, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू CGS। 10 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करो। अब यहां समझो ये फॉर्मूला कैसे पुट किया जाएगा। N2 जो है, N2 वो यूनिट है जो आपको कैलकुलेट करनी है, टू बी कैलकुलेटेड। यानी आप तरीके से कह सकते हो जो यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। N1 कौन सी यूनिट है? जो गिवन यूनिट है, जो गिवन यूनिट है। यानी आपको जो ये 10 न्यूटन दिया गया है ये N1 है यहाँ। और सर ये X Y Z ये क्या है? इनको भी अब देखेंगे। अब इसको करने का तरीका समझो। हमें क्या करना है? हमें 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। किसको सर? सर जी न्यूटन को। न्यूटन किसकी यूनिट है? सर न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स के डायमेंशन लिखो। सर फोर्स के डायमेंशन है MLT-2, MLT-2। इसकी जो पावर है, इसकी जो यूनिट आपको गिवन है, उसके डायमेंशंस की जो पावर है वो X Y Z है। यानी यहां पर X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू -2। ठीक है सर। अभी 2-3 सवाल करा हुआ ना, सब क्लियर होता जाएगा। अभी 2% 5% जितना भी दिमाग में घुस रहा है ना, इसको घुसा लो। ठीक है सर, हमने डायमेंशन निकाल लिए। अब ये M1 M2 क्या है ये समझो। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला पुट करो, N2 इज इक्वल टू, N1 बताया था सर आपने गिवन यूनिट 10। M1 क्या है बच्चों? M1 वो डायमेंशन है जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हो दूसरी यूनिट में। CGS ये 10 न्यूटन किस में है? MKS में है, जो हमारी SI यूनिट है। अगर नहीं पता MKS CGS कौन सी है तो आपको पता है न्यूटन फोर्स की SI यूनिट है, इसका मतलब MKS में ही होगी ये। तो MKS में M क्या है? मास को SI यूनिट में हम किस में कन्वर्ट कैलकुलेट करते हैं? kg में। नीचे जिसकी यूनिट आएगी जिसमें वो कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट किस में हो रही है? CGS में। CGS में हम मास को किस चीज में कैलकुलेट करते हैं? सर ग्राम में। ठीक है, पावर इसकी 1 क्योंकि निकाल चुके हैं हम। अब लेंथ को बताओ, हम MKS में किस में कन्वर्ट वो करते हैं मेजर? वो करते हैं सर जी मीटर में, और CGS में सेंटीमीटर में। इसकी पावर सर, इसकी पावर 1। सेकंड का कोई रोल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में सेकंड सेम होती है। इसकी पावर -2, इसको यहीं मार दो, इसका कत्ल यहीं कर दो, आगे नहीं दिख जाना चाहिए ये। अब इसको यहां करते हैं। N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। यूनिट को सेम कर लो ताकि कैंसल आउट हो सके। इनटू पावर 1 चल रही, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर
5, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो 10 न्यूटन विल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इन CGS, ऐसे आपको लिखना है। अगर आप याद रख सको, अगर कंपटीशन वाला बच्चा है तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डाइन। न्यूटन को हम CGS में डाइन कहते हैं, डायन नहीं, डाइन, DYNE, डाइन। 2% 3% समझ आया? समझो फिलहाल, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। याद क्या रखो, ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, 2 न्यूमेरिकल करोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बच्चों कह रहा है कन्वर्ट 7 जूल इन CGS, 7 जूल को CGS में कन्वर्ट करो। ठीक है सर, आपने एक तरीका बताया था। सबसे पहले तो मुझे ये पता है ये N1 क्या है, 7 है, लेकिन उससे भी पहले हमें जूल के डायमेंशन निकालने होंगे। जूल किसकी यूनिट है सर? जूल एनर्जी की भी है, जूल वर्क की भी है, किसी एक की भी ले लो, वर्क की ले लेते हैं। तो वर्क का डायमेंशन क्या हुआ बच्चों? वर्क का डायमेंशन हुआ ml² T-2। अब मैं बार बार डायमेंशन निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में हमने वही किया है, पूरा डायमेंशन पे बात किया है। तो जूल का डायमेंशन क्या हुआ? ml² T-2। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y और T1 अपॉन T2 की पावर Z। ठीक है, अब सर आपने बताया था यहाँ से हम XYZ निकाल सकते हैं। तो X है 1, Y है 2 और Z है -2। ठीक बात है। तो सर जी N2 इज इक्वल टू 7, ये N1 7 है, ये भी आप बता चुके हो। अब मास को हम किस में मेजर करते हैं सर? kg अपॉन g की पावर 1। सर जी मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2। सर जी सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। इसको यहीं मार दो, ख़त्म कर दो, कत्ल कर दो इसका कोई मतलब नहीं, ये उतना ही यूजलेस है जितना पॉलिटिक्स में लॉजिक। सो N2 इज इक्वल टू 7 इंटू सर जी 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर कितनी है? 1। सर जी 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर कितनी है? 2। सर जी ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया। तो N2 इज इक्वल टू कितना बच गया? 7 इंटू ये 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4। तो कितना हो गया ये? N2 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 7 इन CGS। आपका सवाल खत्म हुआ। अब मुझे आप एक सवाल करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, खुद ही आपको करना है कन्वर्ट 70 न्यूटन इंटू CGS। एक सवाल आपको ये करना है। दूसरा सवाल आपको ये करना है कन्वर्ट 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू CGS। एक आपको ये करना, अभी करने हैं ये, पॉज करो और अभी करो। तीसरा सवाल आपको ये करना है कन्वर्ट, और क्या होता है, चलो स्पीड का और ले लो एक, 40 मीटर पर सेकंड इंटू CGS। ये 3 सवाल आपको अभी लगाने हैं। अपना दिमाग लगाकर वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर और इनको स्पीड से करके मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे दो। जो बच्चा आंसर देगा उसके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाएगा। अब एक IIT लेवल का सवाल लेते हैं, उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन पर चलेंगे। इसको करता हूं मैं इरेज। बच्चों सवाल है द वैल्यू ऑफ G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन SI यूनिट
फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। करो, पोज करो और करो। नहीं हो रहा ना तो एक अच्छी सी गाली सोच लेना अपने मन में अपने लिए। मैं कराता हूं, नहीं हो रहा तो भाई सबसे पहले क्या बताया था, जो चीज कन्वर्ट करनी उसका डायमेंशन निकालो। कैसे निकाले सर डायमेंशन, हमें नहीं पता। अरे मूर्ख प्राणियों, ये यूनिट दे रखी है, क्या इससे डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता? और सिखाया भी है। तो पहले डायमेंशंस ऑफ जी का डायमेंशन निकालो। न्यूटन यानी फोर्स, सर फोर्स MLT -2, मीटर स्क्वायर सर L स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर सर m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसल, ये क्या हो गया m -1, ये m ऊपर गया, L क्यूब और t -2। क्या ये डायमेंशन नहीं आ गया इसका? क्या ये इसका डायमेंशन नहीं आ गया? तो डायमेंशन आ गया तो क्या आ गया सर? डायमेंशन आ गया तो x y z की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू सर जी 3, z की वैल्यू सर जी -2। तो फॉर्मूला लगाओ, इधर क्या देख रहे हो, n2 = n1 m1 अपॉन m2 की पावर x L1 अपॉन L2 की पावर y। लगाओ फॉर्मूला, मैं भी लगा रहा हूं, T1 अपॉन T2 की पावर z। n2 = n1 क्या है सर? n1 है 6.67 इंटू 10⁻11। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर x की पावर क्या है -1। ये 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या है 3। और सेकंड जैसे हर बार मरता आ रहा है बेचारा, ये इस बार भी मर जाएगा। अब इधर लिख रहा हूं मैं n2 = 6.67 इंटू 10⁻11। ये 10 की पावर 3 और बाहर है माइनस, अरे लिख ही देता हूँ भाई, 10 की पावर 3 और बाहर है -1 इंटू, ये क्या है भाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये 10 की पावर 6 क्यूब है ना, 2 2 4 2 6। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ n2 = 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर -11 और 10 की पावर -3 कितना हो गया? 10 की पावर 14, 10 की पावर -14 और 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 6 कितना हो गया? 6.67 इंटू 14 में से 6 गए -8। n2 = 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इन CGS। ये इसका आंसर आ गया। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू SI यूनिट में 6.67 इंटू 10⁻11 है और CGS में 6.67 इंटू 10⁻8 है। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू ना, इसको CGS में लिख के दिखाओ। CGS में लिख के दिखाओ, इसको कमेंट बॉक्स में लिखो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो दूसरी एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की, वो खत्म हुई। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो 3 सवाल थे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अब चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और मोस्टली जो सवाल आते हैं वो इसकी तीसरी एप्लीकेशन से ही आते हैं। इसकी लिमिटेशन भी पूछी जाती हैं और सवाल भर भर के बोर्ड्स में और कंपटीशन में भी इस पर पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरी एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिराइव फॉर्मूला डायमेंशनली। बच्चों, हम किसी भी फॉर्मूले को एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट गिवन से उसको डिराइव कर सकते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए जिस पर्टिकुलर यूनिट के लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो डिपेंड किस चीज पर करता है। नहीं समझ आ रहा होगा, सोच रहे होगे क्या बकवास कर रहे हो सर। तो सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या लिया हमने? एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने फोर्स ऑफ अ पार्टिकल। इस तरह से ही सवाल आते हैं इस पे। फोर्स ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स
ऑन मास m and acceleration a of the particle। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स F। आपको इतना दे दिया गया कि एक पार्टिकल है जिसका फोर्स उस पार्टिकल के मास m और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। पूछ रहा है, अब कह रहा है कि इसके लिए ये जो आपने आपको स्टेटमेंट दी है, इस पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बना के दो। तो बच्चों, इसको इस तरह के सवाल करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यहां करते हैं सॉल्यूशन। हम ये मानकर चलते हैं, जो जो इसने दिया वो हम मानकर चलते हैं। ये कह रहा है फोर्स डिपेंड करता है मास पे, ठीक है, मास की पावर x। ये पावर x क्यों है ये भी पता चलेगा आपको। फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, इसकी पावर y मान ली हमने, ठीक है। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, दोनों को कंबाइन करके जब मैंने लिखा तो ये आ गया m की पावर x और a की पावर y। फिजिक्स का एक नियम है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारे पास आ गया kmx ay। और हमने इस इक्वेशन को ये मान लिया कि ये इक्वेशन क्या है, डीसी है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये अपने एरिया कलेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। डीसी का मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि इधर के एलएचएस के डायमेंशंस और आरएचएस के डायमेंशन इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो फोर्स के डायमेंशन क्या है सर, फोर्स के डायमेंशन है, हम पहले हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ एलएचएस। एलएचएस के डायमेंशन क्या है सर, एलएचएस में फोर्स है और फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2, ठीक है। अब लिखते हैं इधर डायमेंशन ऑफ RHS। RHS के क्या डायमेंशन होंगे, M क्या है बच्चे, M है सर मास की पावर x। एक्सेलरेशन है सर LT-2 की पावर y। तो मैं इसको लिख सकता हूं m की पावर तो x है ही, और ये हो गया l की पावर y और t की पावर -2y। इधर है MLT-2, उधर है m की पावर 2 और l की पावर y और t की पावर -2y। दोनों को कंपेयर करेंगे, ये 2 नहीं x है, x। तो यहां देखो, यहां m की पावर x है, यहां m की पावर 1 है, दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। तो कंपेयर करने पे मुझे क्या मिला, x की पावर 1 मिल गई, ठीक है सर। यहां l की पावर y है, यहां l की पावर 1 है, दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो y की पावर मुझे मिल गई 1, और सर जी y की पावर मुझे 1 मिल गई, तो मुझे इस 2y की निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। 2y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, -2। यहां से भी आप देख सकते हो y की वैल्यू 1 ही आएगी। ये बात समझ आई। अब ये जो x y की वैल्यू आई है, इनको हम यहां पुट करते हैं। तो देखो f इज इक्वल टू k, m की पावर 1 यानी m ऐसे का ऐसे, y की पावर 1 यानी a ऐसे का ऐसे, और k यहां पर 1 होगा। आपको बस यहीं तक लिखना है। 1% भी समझ आया ना, 1% भी, 0.1% भी समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जब आगे सवाल करिए जाएंगे तो आपको 100% समझ आ जाएगा। तो इसी बात पर लेते हैं हम अगला सवाल। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसमें कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम टी, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, मास m पर, लेंथ l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर। तो कहता है डिराइव फॉर्मूला फॉर टी। हमें क्या करना है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है।
तो जैसा कि फॉर्मूले में बताया, ये टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है किस पर सर, टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है एम की पावर एक्स ले ली, ठीक है। टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है एल पर, सर एल की पावर वाई ले ली, ठीक है। टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर, उसकी पावर हमने जेड ले ली। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है सर, तीन चीजों पर डिपेंड करता है, तीनों कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के लिख दिया और लिख दिया के एम एक्स एल वाई और जी जेड, ठीक है। टाइम पीरियड, और हमने ये मान लिया कि ये जो हमारी इक्वेशन महारानी है ये डीसी है, डीसी मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होंगे तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ एल एच एस विल इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आर एच एस, ये बात सही है। एल एच एस में क्या है, टाइम पीरियड टी है, तो इधर डायमेंशन क्या हुए सर, इधर डायमेंशन हुए m0 l0 t1 इज इक्वल टू, इधर डायमेंशन देखो m, सर m है मास, मास का डायमेंशन m की पावर x, सर लेंथ का डायमेंशन है सर l की पावर y, और सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2 की पावर z। इधर सही चल रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी, ml0 t1 इज इक्वल टू m, भाई साहब की भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सुखद प्यार से रह रहे हैं। तो इधर मैं इसको l को लिख सकता हूँ y प्लस z। ये जिसको नहीं समझ आ रहा, उठो अपने माँ बाप किसी के भी पास जाओ और उनको कहो कि एक करारा तमाचा मेरे मुंह पर लगाओ। ये y प्लस जेड क्यों आया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ l की पावर z t की पावर -2z, y प्लस जेड आ गया, इधर t भाई साहब आ जाएंगे -2z। अब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं, इक्वेशन दोनों इक्वल हैं। ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब निकालते हैं हम y को, देखो y पहले इस z को निकाल लेते हैं, -2z इज इक्वल टू है 1, z इज इक्वल टू -1/2। अब निकालेंगे, अब ये इजीली निकल जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों कंपोनेंट अननोन थे, अगर किसी में दम है तो निकाल लो भाई, ये पहले निकल ही नहीं सकता। अब कोई पूछे सर पहले वो क्यों निकाल दिया, अरे ये पहले निकल ही नहीं सकता, पहले z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स है। y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है सर, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है क्योंकि l की पावर 0 है, जैसे x 0 था ऐसे ही। y प्लस जेड -1/2 इज इक्वल टू 0, y -1/2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2। अब यहां कहानी समझना, अब मैं इन वैल्यूज को यहां पुट करने वाला हूं, तो यहीं कर देता हूं। देखो दूसरा मार्कर ले लेते हैं अच्छे से कलर का, ताकि आपको आपके नैन चक्षु खुले। तो देखो t इज इक्वल टू के m0, m0 का मतलब क्या है कि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो m0 का मतलब क्या है, हम मास को हटा ही देंगे भाई, हमारे तो किसी काम का नहीं है। हमारे चलो एक सेकंड के लिए इसको यहीं लिख लेते हैं यार, क्यों हटा रहे हो, अगली वाले में हटा देंगे बेचारे को। l की पावर y है 1/2, तो l की पावर 1/2 और g की पावर है -1/2, ठीक है। अब हटा दो इसको, t इज इक्वल टू के, m को हटा दो। l की पावर 1/2 का मतलब है, पावर 1/2 मतलब होता है अंडर रूट। अगर कोई चीज अंडर रूट x है तो आप इसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। अगर कोई चीज 1/√x है तो आप इसको x की पावर -1/2 लिख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स है,
दो चाटे इकट्ठे ही खा लेने थे अगर नहीं पता था तो। m को हटा देंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ l, और पावर 1/2 मतलब अपॉन g। आपका सवाल यहीं खत्म, ये इसका आंसर आ गया। अब कुछ 10% समझ आया होगा। अब ये सवाल, ये न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स affecting on a particle of mass m moving in a circle of radius r with velocity v depends upon m, v and r. Find the expression for f. एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, जो पार्टिकल मास m से मूव कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। इस पूरी स्टेटमेंट में कुछ भी अंड बंड तंड बंड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको बस फोकस करना है किस चीज पर, कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। आप सवाल को यहां से पढ़ो, ये मूविंग m डिपेंड्स अपॉन से आप सवाल को देखो, डिपेंड्स अपॉन m, v एंड r। बस यही आपको अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी निगाह रखो कि न्यूमेरिकल में से आपके काम का क्या है। इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है। अब मैं डायरेक्ट करता चलूंगा क्योंकि काफी सवाल करा चुके हैं। देखो, इसमें कह रहा है पार्टिकल जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, m पर, मास m x, m की पावर x, और वेलोसिटी v पर, v की पावर y, और रेडियस r की पावर z। खत्म बात। अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा बच्चे तो k आ जाएगा, k m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z। अब हमने ये मान लिया कि ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को हमें तुरंत डीसी बना देना है आईएएस का एग्जाम दिलाकर। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS विल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS के डायमेंशन क्या है सर, फोर्स है, MLT-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। देखो, मास m है सर m की पावर x, सर v वेलोसिटी है LT-1 की पावर y, रेडियस r है सर l की पावर z। इधर मामला सही चल रहा है MLT-2 वाला। अब देखो, m की पावर x का मामला भी सही चल रहा है, लेकिन यहाँ अब क्या हो जाएगा सर, l की पावर क्या हो जाएगी, y प्लस z, बेस सेम पावर प्लस। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, l की पावर y और t की पावर माइनस y, ऐसे ही लिखा जाएगा। लिख सकता हूँ क्या, LT-1 की होल पावर y है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और l की पावर y, l की पावर z, बेस सेम पावर प्लस। सर इधर बच गया अब t की पावर माइनस y, इसको मिटा दो। अब दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं, तो ऑन कंपेयरिंग जब मैंने इसको कंपेयर किया तो क्या आया सर, x की पावर 1 आ गई, x की पावर 1 आ गई, ठीक है सर। y प्लस z को लिख दो 1, लेकिन मुझे उससे पहले y निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले सवाल में किया था सर। माइनस y इज इक्वल टू -2, t की पावर -y, t की पावर -2, माइनस y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। अब आ जाओ इस पे, y प्लस z इज इक्वल टू, y प्लस जेड इज इक्वल टू l की पावर 1 है 1, y क्या है 2, प्लस z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, z इज इक्वल टू -1। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, किस में, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज को जैसे ही पुट किया तो क्या आ गया बच्चों, f इज इक्वल टू k, m की पावर x की पावर, m की पावर x, x कितना है 1, ठीक है। इस बार x की कदर हो रही है, x की कदर होती है, नहीं होती, कदर होनी भी नहीं चाहिए। जब x ही हो गया तो क्या ही कदर। m की पावर 1, v की पावर y, y कितना है सर, y है 2, तो v स्क्वायर, और सर r की पावर है z जो कि है -1। तो देखो f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r, इतना आप लिखोगे। अब बच्चों अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे पढ़ाया जाएगा आपको, SHM बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है।
विद एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिपेंड्स अपॉन एम ए एंड ओमेगा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई। जैसा ही मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी निगाह रखो। सीधा देखो, एनर्जी दे रखी है, डिपेंड किस पर कर रही है सर? एनर्जी डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिपेंड कर रही है सर जी किस पर? एम। एम क्या है सर? एम है मास, एम की पावर एक्स, ठीक है। दूसरा किस चीज पर डिपेंड कर रही है सर? ए। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की पावर वाई। तीसरा डिपेंड कर रही है सर ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की पावर जेड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, E इज इक्वल टू के एम एक्स, ए की पावर वाई, ओमेगा की पावर जेड। जैसे ये इक्वेशन आपके पास आई, इसको आईएएस का एग्जाम दिला के डीसी बना दो। डीसी जैसे ही बनेगी, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अब यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत आपको, एक तो ये सर एम्पलीट्यूड नहीं पता, एम्पलीट्यूड के वो नहीं पता। एम्पलीट्यूड बच्चों एक तरीके का डिस्टेंस है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, एम है सर मास, एम की पावर एक्स, ठीक चल रहा है। एम्पलीट्यूड सर आप कह रहे हो एक तरीके का डिस्टेंस है की पावर वाई। फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको डायमेंशंस जब कराया था, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम, तो t माइनस 1, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? t माइनस 1 की पावर z, या आप इसको लिख सकते हो, हाँ t ऐसे ही लिखो आप इसको। तो बच्चों ऑन कंपेयरिंग यहां से x की वैल्यू सीधी आ गई 1, या आप इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, एम का रिश्ता सही चल रहा है, सबका ही सही चल रहा है, सब अलग अलग हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे क्या? और सिंप्लीफाई होगा भी नहीं, तो सीधा लिखो x इज इक्वल टू 1, x 1 आ गया, y इज इक्वल टू 2, और z माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, क्योंकि यही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जेड, माइनस से माइनस कैंसल, z इज इक्वल टू 2। अब इनको इधर रख दो, इनको इधर रखा तो ये आया बच्चों, शायद विजिबल है, होना तो चाहिए, E इज इक्वल टू के, m की पावर क्या है 1, m ऐसे का ऐसे, और सर a की पावर है y और y है 2a स्क्वायर, और सर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी, इतना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बात खत्म। ये है बच्चों आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल देता हूं मैं। 4 ऑप्शन है बच्चों, मार्कर कोई पिलाई जाए, आप इसको ट्राई करो, नहीं तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इसको ट्राई करो। ऑप्शन भी दिए हैं आपकी स्क्रीन पर और बोर्ड पर, ट्राई करके देखो। ये कह रहा है फोर्स F, वेलोसिटी v और टाइम t। एक सेकंड के लिए हमने ये मान लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, हालांकि टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी नहीं है। इसने कह दिया चलो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लो एक सेकंड के लिए। जेई एडवांस का सवाल, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है ये। तो पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी E, एनर्जी E के डायमेंशन बताओ। तो कुछ भी नहीं करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का इन सेंस ये कह रहा है कि मान लो ये जो एनर्जी है ना, ये डिपेंड कर रही है किस पर? फोर्स F की पावर x, वेलोसिटी v की पावर y और टाइम t की पावर z। ये कह रहा है। इतना जिसने समझ लिया, इसके आगे कुछ सवाल रह ही नहीं गया। E इज इक्वल टू के एफ की पावर x, v की पावर y और t की पावर z। जैसे ही ये इक्वेशन आपके सामने आई, आपने इसको आईएएस का एग्जाम दिला दिया और क्या बना दिया? डीसी, डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशंस ऑफ एलएचएस एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू, एनर्जी के डायमेंशन यही होते हैं, इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 की पावर x, वेलोसिटी होती है सर एल टी माइनस 1 की पावर y और टाइम t चल ही रहा है की पावर z। इसको सोल्व करो,
जैसे ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, एम कहीं और दिखाई दे रहा है, कहीं और एम नहीं है, तो एम की पावर डायरेक्ट एक्स हो गई, एम की पावर एक्स हो गई। एल कहाँ दिखाई दे रहा है सर, एल यहाँ है और कहीं नहीं है, तो एल की पावर वाई और एल की पावर एक्स, यानी एल की पावर एक्स प्लस वाई। और क्या रह गया सर, टी रह गया। टी देखो यहाँ, टी की पावर माइनस टू एक्स, टी की पावर माइनस वाई, और जेड, तो तीनों को प्लस करो, टी की पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब देखो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई एम एल टी की फॉर्म में, इधर भी एम एल टी की फॉर्म में, इधर भी। इनको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे मुझे पता लगा x इज इक्वल टू 1 सीधा आ गया मेरे पास। x के लिए हर बार हमें, x तो हर बार सीधा है, डायरेक्ट आ जाता है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एल की पावर एक्स प्लस वाई, इधर एल की पावर 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स कितना है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, जेड निकालते हैं। माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, टी की पावर ये पूरी, टी की पावर ये पूरी, माइनस टू एक्स 1 है तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। लाइट भाग गई भाई। चलो ये पूरा करके खत्म करते हैं। फिर ये क्या हो, माइनस 2 माइनस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये कितना हो गया, माइनस 3 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। सो जेड इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, जेड इज इक्वल टू 1। तो सब की पावर 1 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के एफ वी टी। आपका सवाल यहीं खत्म हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया था, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये 4th वाला। सो लाइट जाने की वजह से आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या है इस डायमेंशनल एनालिसिस की, जो आज हमने पढ़ा, और जो मैंने सवाल दिए हैं वो आपने ज़रूर करने हैं और कमेंट में उनका ज़रूर आंसर देना है। तो आप सभी से मिलेंगे कल, तब तक पोटेंशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।